कानपुर शहर में आवास विकास द्वारा निर्मित एक जगह है केशवपुरम। वहाँ के नागेश्वर अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 612 कोचिंग से करोड़पति बने मोहम्मद शाहवान का था। अन्य दिनों की तरह बीती 30 अप्रैल को भी नौकरानी राधा शाहवान के फ्लैट पे पहुंची तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन चाबी लॉक में फंसी हुई थी। इस फ्लैट में शाहवान अपनी दूसरी बीवी नम्रा खान के साथ रहते थे। नौकरानी राधा ने पहले तो घंटी बजाई, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो वह दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वह फर्श पर खून से लथपथ नम्रा का शव पड़ा देखकर उसकी चीख निकल गई। वह उल्टे पैर फ्लैट के बाहर आई और शोर मचाना शुरू कर दिया। राधा की आवाज़ सुनकर अन्य फ्लैटों में रहने वाले लोग बाहर आ गए। राधा ने उन्हें नम्रा की हत्या की सूचना दी तो सभी अवाक रह गए। इसी नागेश्वर अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 610 में शाहवान का भाई इरफान रहता था। लोगों ने उसे जानकारी दी तो वह भी आ गया। इरफान ने राधा से कुछ सवाल जवाब किए, फिर तत्काल मोबाइल फ़ोन द्वारा थाना कल्याणपुर पुलिस को भाभी नम्रा की हत्या की सूचना दे दी। इमरान ने ही मृतका के पिता शहनशाह खान तथा अन्य परिजनों को यह खबर दी। इसके बाद तो कोहराम मच गया। सुबह 10 बजे हत्या की सूचना पाकर थाना कल्याणपुर के इंस्पेक्टर अश्वनी पांडे चौंके। उन्होंने महिला की हत्या की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी। फिर पुलिस टीम के साथ केशवपुरम स्थित नागेश्वर अपार्टमेंट जा पहुंचे। बहुमंजिला अपार्टमेंट के बाहर भीड़ जुटी थी और लोग कानाफूसी कर रहे थे। इंस्पेक्टर अश्वनी पांडे फ्लैट नंबर 612 पर पहुंचे, जहां महिला की हत्या किए जाने की सूचना मिली थी। फ्लैट के बाहर कुछ लोग बदहवास हालत में खड़े थे। पुलिस को देखकर एक युवक सामने आकर बोला, सर, मेरा नाम इरफान है। मैंने ही आपको नम्रा भाभी की हत्या की सूचना दी थी। इंस्पेक्टर अश्वनी पांडे ने एक नज़र इरफान पर डाली, फिर उसे साथ लेकर फ्लैट के अंदर दाखिल हुए। कमरे के अंदर का दृश्य बड़ा ही विभत्स था। खून में डूबी नम्रा की लाश फर्श पर पड़ी थी। पलंग पर बिछी सफ़ेद चादर पर भी खून लगा था। पलंग पर खून से सना चाकू, चश्मा तथा कान में लगाने वाला हैंड फ्री लीड पड़ी थी। शव के पास खून से सना नया कुकर पड़ा था। देखने से लग रहा था कि कुकर से सिर पर प्रहार कर नम्रा की हत्या की गई थी। बाथरूम में खून से सनी जीन्स हुक पर टंगी थी। कमरे के अंदर नम्रा की लाश तो पड़ी थी, लेकिन उसके शौहर मोहम्मद शाहवान का कोई अता पता नहीं था। पूछने पर इरफान ने बताया कि भाई साहब अपनी स्कोडा कार सहित घर से गायब हैं। वह कहाँ हैं, किस हालत में हैं, हम में से किसी को कुछ नहीं पता। मैंने हर संभावित स्थान पर पता किया है, लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इरफान की बात सुनकर इंस्पेक्टर अश्वनी पांडे का माथा ठनका। वह सोचने लगे कि कहीं शौहर ही तो बीवी का कत्ल कर फरार नहीं हो गया। इंस्पेक्टर अश्वनी पांडे अभी जांच पड़ताल कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसएसपी अनंत देव तिवारी, एसपी पश्चिम संजीव सुमन, एएसपी ट्रेनिंग आदित्य लांघे तथा सीओ कल्याणपुर अजय कुमार भी घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और पांडे जी से कत्ल के बारे में जानकारी ली। फॉरेंसिक टीम ने भी बड़ी बारीकी से जांच की। टीम ने घर का कोना कोना छान मारा। इस टीम को रसोई में गैस चूल्हे पर भगोने में कॉफ़ी मिली, जो उबल कर चूल्हे पर गिरी थी। गैस के पास ही एक कप रखा था। टीम ने उस कप की जांच की तो उसमें जहर के अंश मिले। पुलिस टीम ने कुकर, चश्मा, खून से सनी जीन्स, चाकू तथा कप जांच के लिए कब्जे में ले लिए। बाथरूम, वॉश बेसिन तथा जीन्स पर मिले खून के धब्बों का भी परीक्षण किया गया। जांच में वॉश बेसिन में खून सने हाथ धोने की पुष्टि हुई।
जीन्स व बाथरूम में भी खून होने का पुष्टि हुई। इसके अलावा टीम ने अन्य साक्ष्य भी जुटाए। पुलिस अधिकारियों ने भी पूरे घर की छानबीन की। इस छानबीन में सीओ अजीत कुमार को साहवान की एक डायरी मिली। उन्होंने डायरी के पन्नों को पलटा तो 2 पेज का एक नोट मिला। इसमें साहवान ने अपनी दूसरी शादी से लेकर आए दिन तकरार, बेटे से अलग होने का दर्द और दूसरी पत्नी नम्रा की हत्या को लेकर अपनी आत्महत्या की मजबूरी बयां की थी। डायरी के अंश इस तरह थे। पहली बीवी से मेरी लड़ाई थी। सितंबर 2016 में नम्रा मेरी ज़िंदगी में आई। मैंने इसे कई बार टोका लेकिन नहीं मानी। अपने बच्चों के बारे में भी बताया, फिर भी इसके कहने पर मैंने समराना को तलाक दे दिया। फिर हम दोनों 21 जुलाई 2018 में शादी कर ली। नम्रा के घर वालों को पता चला तो वे लोग उसे घर ले गए। उन्होंने 27 सितंबर 2018 को हमारी दोबारा शादी कराई। इसके घर वालों ने बहुत दबाव देकर 20 करोड़ मेहर बंधवाया। शादी के बाद से ही इसने मेरे बेटे को मारना पीटना शुरू कर दिया। फाइनली मुझे अपने बच्चे को दूर करना पड़ा। नम्रा खुद दिन भर सोती थी और रात में मुझे सोने नहीं देती थी। सीने पर नोचती और इतनी गंदी तरह से बात करती कि मन करता मर जाऊं या कहीं भाग जाऊं। पता नहीं कैसे कैसे लड़कों से बात करती थी। आज मुझसे यह हो गया, अब मैं भी नहीं जी सकता। डायरी के पन्नों में बयां दर्द से स्पष्ट था कि मोहम्मद साहवान ने अपनी दूसरी बीवी नम्रा का कत्ल किया है और खुद भी जान देने के लिए अपनी कार से घर से निकल गया। लेकिन वह कहाँ है, किस हालत में है, इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों को अभी तक नहीं थी। नागेश्वर अपार्टमेंट की बहुमंजिला इमारत में लगभग 60 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। मोहम्मद साहवान के फ्लैट के बाहर भी कैमरा लगा था। पुलिस अधिकारियों ने उस कैमरे को खंगाला तो पता चला कि वह 28 अप्रैल से बंद था, जिससे मोहम्मद साहवान के आने जाने का पता नहीं चल सका। लेकिन नम्रा की हत्या के बाद तथा साहवान के घर से जाने के बाद सीसीटीवी कैमरा चालू हो गया था। कैमरा किसने बंद और चालू किया, इस पर पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस अधिकारियों ने वॉचमैन रमेश चंद से पूछताछ की तो उसने रजिस्टर चेक कर बताया कि 29 अप्रैल की रात 9:15 मोहम्मद साहवान अपने फ्लैट पर आए थे और रात 12:10 पर अपनी कार से बाहर चले गए। तब से वे वापस नहीं आए। पुलिस अधिकारी अभी जांच कर ही रहे थे कि थाना बिल्लौर पुलिस से सूचना मिली कि एक युवक ने जहर खा लिया है। उसे गंभीर हालत में हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस सूचना पर कल्याणपुर के इंस्पेक्टर अश्वनी पांडे इरफान को साथ लेकर हैलेट अस्पताल पहुंचे। वहां भर्ती व्यक्ति को देखकर इरफान फपक कर रो पड़ा। उसने भाई की मौत की सूचना घर वालों को भी दे दी। थाना बिल्लौर पुलिस ने सब इंस्पेक्टर अश्वनी पांडे को बताया कि धौर सालार रेलवे स्टेशन के पास जीटी रोड पर सड़क किनारे एक स्कोडा कार खड़ी थी। वहां से थोड़ी दूर पर यह व्यक्ति सड़क किनारे अचेतावस्था में पड़ा मिला। यह सूचना श्याम मिश्रा नाम के व्यक्ति ने पुलिस को दी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल इसे हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इसने दम तोड़ दिया। कार की जामा तलाशी में प्रॉपर्टी के कागजात थाना कल्याणपुर को दिया गया एक प्रार्थना पत्र तथा सल्फास की 3 खाली पुड़िया बरामद हुई थी। कार में सीट पर उल्टी भी की गई थी। क्योंकि प्रार्थना पत्र में थाना कल्याणपुर का जिक्र था, अतः कल्याणपुर के सीओ को सूचना दी गई। इंस्पेक्टर अश्वनी पांडे ने मोहम्मद साहवान के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। फिर कार से बरामद कागजात व सल्फास की खाली पुड़िया अपने कब्जे में लेकर वापस लौट आए। पांडे ने सारी जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को दे दी और कार से मिले कागजात उन्हें सौंप दिए।
अधिकारियों ने निरीक्षण हेतु मृतक साहवान की स्कोडा कार UP 78 CB 6040 को भी थाना कल्याणपुर मंगवा लिया। अब तक घटनास्थल पर मृतका नमरा खान के पिता शहंशाह खान तथा मृतक साहवान की पहली पत्नी समराना भी आ गई थी। नौकरानी राधा तथा मृतक के भाई इरफान, इमरान तथा जिब्रान पहले से ही पुलिस की निगरानी में थे। पुलिस अधिकारियों ने सारे सबूत एकत्र कर मृतक नमरा खान के शव को पोस्टमार्टम के लिए हैलेट अस्पताल भिजवा दिया। उधर इंस्पेक्टर अश्वनी पांडे ने हैलेट अस्पताल की मोर्चरी में रखे मृतक साहवान के शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले की तह तक जाने के लिए सबसे पहले मृतक के भाई इरफान से पूछताछ की। इरफान ने अधिकारियों को बताया कि भैया भाभी में आपस में नहीं बनती थी, उनमें अक्सर झगड़ा होता रहता था। उससे लड़ाई झगड़े की बात साहवान भाई बताया करते थे, लेकिन वह उन दोनों के बीच पड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। इमरान ने बताया कि उसकी पहली पत्नी निदा गर्भवती थी। 2 दिन पहले वह उसे छोड़ने ससुराल मसवानपुर गया था, वहाँ से आज सुबह ही लौटा था। कोचिंग जाने के लिए निकला तो पार्किंग में साहवान भाई की कार न देखकर गार्ड से जानकारी ली, लेकिन वह सही जवाब नहीं दे पाया। इसी बीच अपार्टमेंट में हत्या का शोर मचा। लोगों ने बताया कि फ्लैट नंबर 612 में एक महिला की हत्या हो गई है। चूँकि यह फ्लैट उसके भाई का था, सो वह तुरंत वहाँ पहुँचा। नौकरानी राधा वहाँ बदहवास हालत में खड़ी थी। उसने राधा से बातचीत की, फिर भाभी की हत्या की जानकारी थाना कल्याणपुर पुलिस को दी। इरफान के भाई इमरान व जिब्रान ने बताया कि वह माँ बाप के साथ मछरिया नौबस्ता में रहते हैं। वे दोनों सहवा के काकादेव स्थित कोचिंग में पढ़ाते थे। उन दोनों को पढ़ाने के एवज में साहवान 40-40 हज़ार रुपये प्रति माह देते थे। उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। आज जब वे दोनों कोचिंग में थे तभी इरफान भाई द्वारा नमरा की हत्या और साहवान भाई द्वारा आत्महत्या किए जाने की जानकारी मिली। इसके बाद वह दोनों यहाँ आ गए। नौकरानी राधा ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि साहब और मेम साहब के बीच बहुत खराब रिश्ता था। दोनों अक्सर मारपीट करते रहते थे। झगड़ा ज़्यादातर रात में होता था। सुबह जब वह काम करने आती थी तो फर्श पर गिलास या फूलदान टूटा मिलता था। एक दिन तो टीवी बिखरा पड़ा था। आज सुबह जब वह काम पर आई तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन चाबी लॉक में फंसी थी। पहले तो उसने घंटी बजाई, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो वह दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। फर्श पर मेम साहब की खून से लथपथ लाश देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। तब वह बाहर आई और यह जानकारी लोगों को दी। मृतक साहवान की पहली पत्नी समराना ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि सन 2007 में उसकी निकाह मोहम्मद साहवान से हुआ था। शादी के बाद उसके 2 बच्चे भी हुए। वह शौहर के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन उसके जीवन में ग्रहण लगा वर्ष 2016 में, जब नमरा खान कोचिंग में पढ़ने आई। पढ़ने के दौरान उसके और साहवान के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, जो बाद में प्यार में तब्दील हो गई। इसके बाद नमरा को लेकर उसके और शौहर साहवान के बीच झगड़ा होने लगा। फिर एक दिन नमरा के उकसाने पर साहवान ने उसे तलाक दे दिया। वह बेटी अंसरा के साथ मायके जाकर रहने लगी। फिर नमरा और साहवान ने शादी कर ली। नमरा उसके बेटे अयान को मारती पीटती थी, जिसकी वजह से साहवान ने बेटे को अपने माँ बाप के पास छोड़ दिया था। इसके बावजूद दोनों में लड़ाई होती थी। नमरा के व्यवहार से साहवान बहुत दुखी रहते थे। उसके और साहवान के बीच गुजारा भत्ता तथा उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा था। फिर भी वह उससे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगे थे। वह बेटी अंसरा से मिलने के बहाने घर आते थे। बेटी से वह फ़ोन पर भी बात किया करते थे। उन्हें लगने लगा था कि नमरा से दूसरा निकाह करके उन्होंने भारी भूल की थी।
29 अप्रैल 2019 की रात 8 बजे साहवान ने उसे फ़ोन किया और बेटी अंसरा से बात कराने को कहा। उसने अंसरा से उनकी बात करा दी। साहवान ने अंसरा से कहा था कि बेटा, मैं तुमको बहुत मिस करता हूँ, आई लव यू। अंसरा ने भी आई लव यू पापा कहने के साथ फल और कुछ सामान लेकर आने को कहा था। साहवान ने उसे जल्दी आने का भरोसा दिया था। साहवान तो नहीं आए, लेकिन आज उनकी मौत की खबर जरूर आ गई। इतना कहकर समराना फपक पड़ी। पुलिस अधिकारियों ने मृतका नमरा खान के पिता शहंशाह खान से पूछताछ की तो वह रो पड़े और बोले, नमरा ने अगर उनकी बात मानी होती तो वह जिंदा होती। नमरा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। वह काकादेव स्थित साहवान की कोचिंग में पढ़ाई करने जाती थी। पढ़ाई के दौरान ही नमरा को साहवान से मोहब्बत हो गई और दोनों ने शादी रचा ली। जब यह जानकारी उन्हें हुई तो वह नमरा को बांगरमऊ उन्नाव स्थित अपने घर ले आए। उन्होंने नमरा को समझाया कि साहवान शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता है। उम्र में भी वह उससे 2 गुना बड़ा है, लेकिन साहवान के प्रेम में अंधी नमरा ने उनकी बात नहीं मानी। मजबूर होकर बेटी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। नमरा की हत्या की तस्वीर तो साफ हो गई, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे थे। नमरा खान की हत्या की तस्वीर अब तक काफ़ी साफ हो चुकी थी, फिर भी पुलिस के मन में काफ़ी आशंकाएं पनप रही थीं। जैसे सीसीटीवी कैमरा किसने बंद किया और फिर किसने चालू किया। नमरा की हत्या की सूचना थाना पुलिस को देर से क्यों दी गई। साहवान ने अगर घर में जहर पिया तो वह इतनी देर तक जिंदा कैसे रहा। क्या नमरा की हत्या में कोई और भी शामिल था जो नमरा की हत्या कर साहवान को उतनी दूर तक ले गया। अभी तक पुलिस को दोनों मृतकों के मोबाइल फ़ोन नहीं मिले थे। पुलिस को शक था कि दोनों मोबाइलों को साहवान ने कहीं फेंक दिया होगा। पुलिस ने दोनों मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिससे पता चला कि रात 12:10 पर अपार्टमेंट से निकलने के बाद साहवान कार से नवाबगंज क्षेत्र में घूमता रहा। सुबह 3:45 बजे उसकी लोकेशन चिड़ियाघर के पास मिली। 4 बजे रानी घाट शहर 4:08 पर उसकी लोकेशन गंगा बैराज के पास थी। पुलिस को शक हुआ कि उसने गंगा बैराज के पास ही दोनों मोबाइल तोड़कर फेंक दिए होंगे। नमरा के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल से पता चला कि उसने 28 अप्रैल की रात 3 बजे से 5 बजे के बीच लगातार एक नंबर पर बात की। उसके बाद उसके नंबर पर कोई बात नहीं हुई है। नमरा ने जिस नंबर पर बात की थी उसकी लोकेशन उस समय दिल्ली से सटे नोएडा की थी। पुलिस ने उस नंबर को डायल किया तो पता चला कि वह नंबर एक जिम ट्रेनर का था। वह जिम ट्रेनर पहले कल्याणपुर में रहता था और एक जिम में ट्रेनर था। इस जिम में नमरा हर रोज तथा साहवान कभी कभी कसरत करने जाते थे। इसी जिम में नमरा की मुलाकात जिम ट्रेनर से हुई थी। बाद में अक्सर दोनों के बीच बातचीत होने लगी। कुछ दिन पहले जिम ट्रेनर नौकरी छोड़कर नोएडा चला गया था, तब भी नमरा की उससे बात होती रहती थी। सीओ अजय कुमार ने जब इस जिम ट्रेनर से नमरा के बारे में जानकारी चाही तो उसने बताया कि नमरा और साहवान का वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा था। दोनों के विचारों में अहम और विरोधाभास था। दोनों एक दूसरे के चरित्र पर शक करते थे। इस सब का जिक्र नमरा उससे फ़ोन पर करती रहती थी। वह अपनी हर बात उससे शेयर करती थी। जांच पड़ताल से पुलिस को यह भी पता चला कि साहवान ने पत्नी की हत्या करने के बाद चिड़ियाघर पहुंचने पर पुलिस के 100 नंबर पर भी फ़ोन किया था। उसने कहा था कि मैं साहवान बोल रहा हूं, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। उसकी लाश केशवपुरम के फ्लैट नंबर 612 में पड़ी है। इस सूचना पर पुलिस केशवपुरम तक गई थी, लेकिन अपार्टमेंट का सही नाम मालूम न होने के कारण वापस लौट आई थी। पुलिस ने पलटकर वही नंबर डायल किया, लेकिन नंबर बंद मिला। पुलिस ने समझा कि किसी ने मजाक किया होगा,
क्योंकि पुलिस कंट्रोल रूम को आए दिन झूठी कॉल मिलती रहती है। पुलिस टीम ने इस चर्चित हत्याकांड की तह तक पहुंचने के लिए 1 सप्ताह से अधिक गहन जांच पड़ताल की। इस बीच पुलिस ने दर्जनों लोगों से पूछताछ की, उनके मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी खंगाली। साहवान की पहली पत्नी समराना से भी कई राउंड पूछताछ की गई। सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ की जांच भी हुई तथा श्याम मिश्रा का बयान भी दर्ज किया गया। उसने ही साहवान को सबसे पहले कार से नीचे उतरते समय तड़पते देखा था। सिमराना ने पुलिस को यह रिकॉर्डिंग भी सौंपी, जिसमें साहवान ने कहा था कि यदि मुझे कुछ हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, नामनी तुम ही हो, बच्चों को अच्छी तालीम देना। जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि नम्रा की हत्या साहवान ने ही की है। फिर बचाव का कोई रास्ता न देखकर स्वयं भी सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के नौबस्ता थाना अंतर्गत एक मोहल्ला है मछरिया। मुस्लिम बाहुल्य मछरिया के सी ब्लॉक में मोहम्मद रमजान सिद्दीकी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी हाजरा खातून के अलावा 4 बेटे मोहम्मद साहवान सिद्दीकी, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद जिब्रान तथा एक बेटी नूरजहां थी। मोहम्मद रमजान सिद्दीकी एक्सपोर्ट कंपनी में नौकरी करते थे। उन्हें जो वेतन मिलता था उसी से वह परिवार का भरण पोषण करते थे। मोहम्मद रमजान सिद्दीकी खुद तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते थे। इसके लिए वह खान पान व अन्य घरेलू खर्चों में कटौती कर बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते थे। वैसे तो उनके चारों बच्चे पढ़ने में होशियार थे, लेकिन बड़ा बेटा मोहम्मद साहवान पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ही तेज था। मोहम्मद साहवान का सपना IIT करना था। उसने इसकी तैयारी शुरू की। फलस्वरूप उसका चयन IIT रुड़की में हो गया। उसने जी जान से पढ़ाई की और सन 1998 में IIT रुड़की से कंप्यूटर साइंस से बीटेक पास किया। यही नहीं, वह अपने बैच का टॉपर भी बना। साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला मोहम्मद साहवान ने बीटेक करने के बाद सन 2003 में कोचिंग मंडी काकादेव में हार्वर्ड लिमिटेड क्लासेज नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला। शुरुआत में उसके इंस्टीट्यूट में छात्रों की संख्या कम रही, लेकिन बाद में बढ़ती गई। साहवान ने एक बार इस क्षेत्र में कदम रखा तो फिर आगे और आगे बढ़ता गया। अपने काम की बदौलत उसे इज्जत, शोहरत और नाम मिला। वह मैथ का जाना माना टीचर था। कोचिंग इंस्टीट्यूट चल जाने के बाद उसका ध्यान अपने भाइयों की ओर गया। उसने एक भाई इरफान को अपने इंस्टीट्यूट का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, जबकि अन्य 2 भाइयों इमरान व जिब्रान को पहले एक प्राइवेट संस्थान से बीटेक कराया, फिर अपने ही इंस्टीट्यूट में जॉब दे दी। इमरान फिजिक्स पढ़ाता था, जबकि जिब्रान केमिस्ट्री का टीचर था। पूरी तरह सेटल होने के बाद मोहम्मद साहवान ने अगस्त 2007 में समराना से निकाह कर लिया। समराना रेडीमेड मार्केट बेकनगंज निवासी नासिर की बेटी थी। समराना पढ़ी लिखी व खूबसूरत थी। उसने क्राइस्ट चर्च कॉलेज से MSc किया था। निकाह के बाद समराना मछरिया स्थित अपनी ससुराल में रहने लगी। समराना अपने शौहर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी और उसका हर तरह से ख्याल रखती थी। मोहम्मद साहवान भी समराना को बहुत चाहता था। दोनों की ज़िंदगी खुशहाल थी। समय के साथ समराना एक बेटे अयान और एक बेटी अंसरा की मां बन चुकी थी। समराना साहवान के घर साक्षात लक्ष्मी बनकर आई थी। जब से वह उसके घर आई थी तभी से उसकी आय, इज्जत और शोहरत बढ़ती गई। मोहम्मद साहवान ने अब तक हार्वर्ड लिमिटेड क्लासेज कोचिंग को बंद कर ग्लोबल कैरियर एकेडमी के नाम से 3 कोचिंग सेंटर खोल लिए। इनमें से एक काकादेव, दूसरा गोविंद नगर और तीसरा साकेत नगर में था। इन कोचिंग सेंटरों पर हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं आते थे। बेहतरीन गणित पढ़ाने के चलते साहवान ने कोचिंग के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। उसकी कोचिंग IIT JEE की तैयारी के लिए गणित के साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री ही नहीं, NDA, CDS, SSB,
नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, बैंक आदि की तैयारी के लिए भी मशहूर थी। मोहम्मद शाहवान ने कोचिंग से बहुत पैसा कमाया। इस कमाई से उसने कई फ्लैट, फार्म हाउस, करोड़ों का बैंक बैलेंस और जगुआर, स्कोडा, एंडेवर, इंडिगो जैसी महंगी कारें खरीदी। उसके पास जो जगुआर कार थी उसकी कीमत 1,31,00,000 रुपए थी। शाहवान ने कानपुर की आवास विकास कॉलोनी केशवपुरम के नागेश्वर अपार्टमेंट में 5 फ्लैट खरीदे, जिसमें से एक उसके भाई इरफान, दूसरा समराना, तीसरा खुद उसके नाम है। नागेश्वर अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 612 में शाहवान पत्नी सिमराना के साथ रहने लगा। फ्लैट नंबर 610 में उसका भाई इरफान अपनी पत्नी निदा के साथ रहता था। फ्लैट नंबर 309 जो समराना के नाम था उसमें ताला लगा दिया था। समराना शौहर के साथ खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही थी, लेकिन सन 2016 में उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि उसका सब कुछ तहस नहस हो गया। दरअसल सन 2016 में नम्रा खान उसके शौहर शाहवान की काका देव स्थित ग्लोबल कैरियर एकेडमी में कोचिंग के लिए आई। 18 वर्षीय नम्रा खान उन्नाव के बांगरमऊ कस्बा निवासी शहंशाह खान की बेटी थी। वह धनाढ्य परिवार की थी। नम्रा के पिता शहंशाह खान सपा के दबंग नेता तथा चर्चित व्यापारी थे। नम्रा के बाबा जुम्मन खान बांगरमऊ नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे थे। नम्रा खान कानपुर के शारदा नगर स्थित गर्ल्स हॉस्टल में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। वह छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की छात्रा थी। साथ ही आईआईटी की भी तैयारी कर रही थी। इसके लिए उसने कोचिंग ज्वाइन की थी। 40 वर्षीय मोहम्मद शाहवान अपने पहनावे, शारीरिक फिटनेस व लाइफ स्टाइल के लिए छात्राओं के बीच चर्चित था। नम्रा खान भी उसके लाइफ स्टाइल से प्रभावित थी और मन ही मन अपने शाहवान सर से मोहब्बत करने लगी थी। मोहम्मद शाहवान के पास कुछ स्टूडेंट एक्स्ट्रा क्लास के लिए आते थे। इनमें से नम्रा खान भी एक थी। एक रोज़ पढ़ने के बाद अन्य छात्र छात्राएं तो चले गए, लेकिन नम्रा खान नहीं गई। उस रोज़ उसने हिम्मत जुटाकर शाहवान से अपने प्यार का इजहार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने यह भी कह दिया वह उससे शादी करना चाहती है। नम्रा खान की बात सुनकर शाहवान चौंक पड़े। तुम यह कैसी बात कर रही हो? मैं शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप हूँ। मेरी तुम्हारी उम्र में 2 गुना का अंतर है, इसलिए तुम मुझे पाने का ख्याल दिल से निकाल दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पहले कैरियर सुधारो, फिर शादी की सोचना। सर, मैं बहुत जिद्दी हूँ। मैंने आपको दिल में बसा लिया है तो हासिल करके ही दम लूँगी, वह बोली। उस रोज़ के बाद नम्रा शाहवान के पीछे पड़ गई। इसके बाद शाहवान के दिल में भी हलचल होने लगी। दरअसल 18 वर्षीय नम्रा बेहद खूबसूरत व हंसमुख थी, जबकि उसकी पत्नी समराना की उम्र ढल चुकी थी। नम्रा के आगे वह उसे फीकी लगने लगी थी। शाहवान ने नम्रा के प्यार को स्वीकारा तो इस प्यार के चर्चे आम होने लगे। नम्रा और शाहवान की मोहब्बत की जानकारी समराना को हुई तो उसे अपने पैरों तले से ज़मीन खिसकती नजर आई। समराना ने इस बेमेल मोहब्बत का विरोध किया तो पति पत्नी में झगड़े होने लगे। एक रोज़ झगड़े के दौरान ही शाहवान ने समराना को 3 तलाक कर दिया। इसके बाद मार्च 2017 में समराना अपने मायके बेकनगंज चली गई। वह अपने साथ बेटी अंसरा को भी ले आई थी। समराना अपने बेटे अयान को भी साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन शाहवान व उसके घर वालों ने बेटे को नहीं जाने दिया। मायके में रहते समराना ने शौहर शाहवान, उसके माता पिता तथा भाइयों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न तथा घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करा दिया। साथ ही गुजारा भत्ता भी मांगा था, लेकिन शाहवान ने मुकदमे की परवाह नहीं की और अपनी उम्र से आधी उम्र की नम्रा खान से 21 जुलाई 2018 को निकाह कर लिया।
इस प्रेम विवाह की जानकारी जब नम्रा के पिता शहंशाह खान को हुई तो उन्होंने बेटी को समझाया, लेकिन सावान के प्यार में अंधी नम्रा ने पिता की बात नहीं मानी। निकाह के बाद नम्रा और सावान केशवपुरम स्थित नागेश्वर अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 612 में रहने लगे। शादी के 4 महीने तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। तनाव का पहला कारण बना सावान का 8 वर्षीय बेटा अयान। मासूम अयान नम्रा के प्यार के क्षणों में दखल देता था, सो वह उसे पीट देती थी। अयान को पीटना सावान को खलता था। नम्रा का अत्याचार जब ज़्यादा बढ़ा तो सावान ने अयान को मछरिया वाले घर में अपने माता पिता के पास छोड़ दिया। तनाव का दूसरा कारण बना उम्र का अंतर। नम्रा जवानी के उस दौर में थी जहां उसे रात दिन शौहर का साथ चाहिए था। वह उसे नींबू की तरह निचोड़ना चाहती थी, लेकिन सावान के पास वक्त नहीं था। उसे कोचिंग से ही फुर्सत नहीं थी। यही कारण था कि जब सावान रात को सोता तो वह उसे नोचती, खसोटती और हिंसक हो जाती थी। गुस्से में उसे जो भी सामान दिखता तोड़ देती थी। तनाव का तीसरा कारण था एक दूसरे पर शक करना। नम्रा की कामेच्छा पूरी नहीं होती तो उसे शौहर पर शक होता कि उसका झुकाव कहीं और है। सावान जब नम्रा को गैर मर्दों से मोबाइल पर बात करते देखता तो उसे शक होता कि नम्रा किसी अन्य के प्यार के जाल में फंसी हुई है। नम्रा और सावान दोनों स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते थे। दोनों जिम जाते थे। नम्रा रोज जिम जाती थी, जबकि सावान कभी कभी जाता था। जिम ट्रेनर हंसमुख और मृदुभाषी था। नम्रा की उससे खूब पटती थी। वह अपनी परेशानी उससे साझा कर लेती थी। जब वह जिम से नौकरी छोड़कर नोएडा चला गया तो नम्रा ने भी जिम जाना छोड़ दिया, लेकिन उससे फ़ोन पर बात करना बंद नहीं किया। नम्रा सावान को नोचती खसोटती ही नहीं थी, बल्कि भद्दी व गंदी गालियां भी बकती थी। उसके इस व्यवहार से सावान टूट चुका था। उसे लगता था कि वह या तो कहीं भाग जाए या फिर नम्रा को ही सबक सिखा दे। सावान को अब आभास होने लगा था कि उसने समराना को तलाक देकर अच्छा नहीं किया। वह समराना से समझौते का प्रयास करने लगा था। बेटी से बात करने के बहाने वह उसे फ़ोन करता था। उसने एक रोज़ कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो सारी संपत्ति उसी की होगी, नॉमिनी वही है। बच्चों का खूब ख्याल रखे और उन्हें पढ़ाए लिखाए। नम्रा खान तो दिन में सो लेती थी, लेकिन दिन में काम करने वाले सावान को रात में सोने नहीं देती थी। वह उसके सीने पर सवार होकर नोचती, भद्दी गालियां देती तथा पानी उड़ेल देती थी। कभी कभी गुस्से में सावान उसे पीट देता था। दोनों के बीच दिन पर दिन तनाव बढ़ता तो सावान को लगने लगा कि अब उसका नम्रा के साथ रहना संभव नहीं है। 28 अप्रैल 2019 की रात सावान की आंख खुली तो नम्रा दूसरे कमरे में जिम ट्रेनर से बतिया रही थी। वह उससे प्रातः 5 बजे तक बतियाती रही। सुबह सावान ने फ़ोन पर बात करने के बारे में पूछा तो नम्रा उससे भिड़ गई और हिंसा पे उतर आई। उसने नाखूनों से सावान का चेहरा, गर्दन और पीठ नोच डाली। गुस्से में सावान गाड़ी लेकर घर से निकल गया। उसने सोच लिया कि वह या तो नम्रा को मार देगा या फिर खुद जहर खाकर मर जाएगा। यही सोचकर वह रावतपुर बीज भंडार पर गया और सल्फास की 4 पुड़िया खरीद कर ले आया। उस रोज़ वह कोचिंग भी नहीं गया। देर शाम उसने बेटी अंसरा से बात की और फ़ोन पर रोया भी। रात 8:45 बजे सावान अपने फ्लैट पर लौट आया। कुछ देर बाद नम्रा ने कॉफ़ी बनाई और सावान से कॉफ़ी पीने के लिए पूछा, लेकिन सावान ने मना कर दिया। इस पर नम्रा गुस्सा हो गई और अपशब्द बकने लगी। फिर वह पलंग पर आकर बैठ गई। सावान गुस्से में था ही। उसने किचन में रखा नया कुकर उठाया और लपक कर नम्रा के सिर पर वार कर दिया। भरपूर वार से नम्रा का सिर फट गया
और वह बेहोश होकर पलंग के नीचे आ गिरी। कुछ ही पल में उसने दम तोड़ दिया। नम्रा की हत्या के बाद साहवान घबरा गया। वह अपने बचाव का प्रयत्न करने लगा। वह रसोई से चाकू ले आया और हाथ की नस काटने का प्रयास किया, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ देर बाद नम्रा के शव के पास बैठा रहा। फिर उसने नम्रा का मोबाइल अपनी जेब में रख लिया। बचाव का कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने सल्फास की एक पुड़िया चाय वाले कप में पानी में घोली और किसी तरह आधी अधूरी पी ली। फिर रात 12:10 पर वह स्कोडा कार से घर से निकला और नवाबगंज क्षेत्र में घूमता रहा। उसने दोनों फ़ोन तोड़कर फेंक दिए। रात 3:45 बजे उसने 100 नंबर डायल करके पुलिस कंट्रोल रूम को पत्नी की हत्या की सूचना दे दी, लेकिन सही पता न होने से पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई। प्रातः 5 बजे मोहम्मद साहवान धौर सालार रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पहुंचा। सड़क किनारे उसने गाड़ी खड़ी की और सल्फास की तीनों पुड़िया एक के बाद एक फाँक कर पानी पी लिया। कुछ देर बाद ही जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उसे कार में ही उल्टियाँ होने लगी। बेचैनी और घबराहट में साहवान गाड़ी से बाहर आ गया। उसी समय श्याम मिश्रा नाम का युवक वहां से गुजरा। साहवान ने उसे भाई का मोबाइल नंबर बताया और फ़ोन करने को कहा, लेकिन श्याम सही नंबर नोट नहीं कर पाया। तब तक साहवान बेहोश होकर सड़क किनारे गिर गया था। इस पर श्याम मिश्रा ने थाना बिल्हौर जाकर सूचना दी। सूचना के बाद बिल्हौर पुलिस ने साहवान को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इधर नम्रा की हत्या की जानकारी तब हुई जब नौकरानी राधा फ्लैट में काम करने आई। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। थाना काकादेव पुलिस मौके पर आई और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जांच में दोनों लोगों की मौत की वजह बेमेल विवाह निकला। थाना काकादेव पुलिस ने मृतका नम्रा के पिता शहंशाह खान को वादी बनाकर भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत मोहम्मद साहवान के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन साहवान द्वारा स्वयं आत्महत्या कर लेने से पुलिस ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित है। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, तो आप मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।